नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं श्रावण कुमार आप सभी को जो इतिहास का जो चैप्टर चल रहा था समाजवाद एवं साम्यवाद, उसमें आज पुनः वापस आकर के मैं ये जो बाकी के टॉपिक है वो कल ख़त्म करने के लिए आ गया हूँ पुनः वापस। और आज हमें जानना है बोल्शेविक क्रांति के बारे में जो 1917 में हुआ था। और यह सबसे मतलब ये रूस के जो पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। यही क्रांति है जो रूस में एक अच्छे शासक की स्थापना करता है। इसमें लेनिन जैसे शासक मतलब जो है भूमिका निभाते हैं। इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन कुछ जो हमारे जो क्लासेस से जुड़ी हुई बातें हैं जैसे कि वो बता देते हैं हम सबसे पहले। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोग लाइव आएंगे अब कल, मतलब अगले लेक्चर से हम लोग शाम में लाइव आया करेंगे। तो वेलकम टू आवर क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो बोल्शेविक क्रांति है उसके क्या कारण थे, वह कैसे हुआ और इसमें किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसके क्या परिणाम हुए, शायद में भी अगले क्लासों में हो। और आज जितना है उतना ख़त्म करेंगे। तो हम फिर से वेलकम करना चाहेंगे कि आप सभी हमारे क्लास से जुड़िए, सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि ये हमारे जो क्लास है रेगुलर चलते रहे। आप सभी के सपोर्ट न मिलने के कारण ये क्लासेस बंद कर दिए जाते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। यह 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई यह कृषि दास था, यानी 1861, यानी जो ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के जो शासक थे उन्होंने कृषि दासता को जब समाप्त कर दिया तो कृषि जो किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर तबके के जो लोग हैं, उनकी स्थिति में तो सुधार होता ही है, उनकी स्थिति में सुधार होता है, किंतु कुछ नहीं, लंबे अरसों के बाद, यानी मान लीजिए कि 50-60 वर्षों तक उनकी स्थिति में कुछ थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ। किंतु जब फिर से एक निरंकुश शासक आने लगे, फिर से जब जारशाही बढ़ने लगी, उसके जो मंत्री थे अफसरशाही उसमें आने लगी, उससे किसानों की, मजदूरों की स्थिति जो है वह खराब होने लगी, जिससे जो वहाँ के यानी रूस के जो किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वह निरंकुश शासक के विरुद्ध अपनी एक संगठन बनाते हैं जिसे बोल्शेविक संगठन कहा गया। बोल्शेविक संगठन के लोग का विद्रोह किया गया था, इसीलिए ये बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक का मतलब कहने का है कि एकजुटता। बोल्शेविक मतलब सभी के बल, सभी के जो बल एक मतलब उसकी जो शक्ति है, उनकी जो एकता है, एक साथ होने के कारण उस संगठन का नाम बोल्शेविक रखा गया। रूस में बोल्शेविक का मतलब होता है एकजुटता। तो इसीलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा गया, क्योंकि इसमें जो रूस की क्रांति जो है 1917 के बोल्शेविक क्रांति में सभी लोगों की भूमिका रहती है। तो जैसे कृषि दासता समाप्त होती है, उसके बैक टू बैक जो यूरोपीय देश हैं उनमें जो ये राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, साथ ही साथ उसके जो कुछ असर जो है वह रूस पर भी देखने को मिलता है। और वह बैक टू बैक एक मतलब लगातार गुटों में बंधते हुए युद्ध में भी वह सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे जो रोजगार की समस्या वो कम हो गया है, वहाँ पे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और कृषक जो वर्ग है, किसान जो है, उनके लगान का बोझ बढ़ते जा रहा है, जिससे किसान भी असंतुष्ट है और मजदूर वर्ग को तो काम ही नहीं मिल रहा है। इससे जो वहाँ के जो लोग हैं सभी क्रांति करने के लिए उतारू हो जाते हैं। और इसीलिए वह लास्ट में अप्रैल में, मतलब 1917 में अप्रैल के, वो डेट नहीं दिया गया है, लेकिन अप्रैल 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि रूस में 1917 में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। तो जो रूस में 1917 में जो क्रांति हुआ था उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है या रूस की क्रांति कहा जाता है, दूसरे शब्दों में। क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दिशा एवं दशा को निर्धारित किया था।
जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति होता है उसे बोल्शेविक नाम के संगठन, यानी जो सभी लोगों का जो जो आम जनताओं का जो समूह बना उस वह बोल्शेविक संगठन बना। और इस बोल्शेविक संगठन के द्वारा ही इसका नेतृत्व किया गया। इसकी दिशा एवं दशा, यानी दिशा कहने का मतलब इसमें क्या क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये बताया गया, और दशा यानी कौन कौन इसके सदस्य होंगे ये निर्धारित किया गया था, जिसे इस क्रांति का नाम ही बोल्शेविक क्रांति यानी इस संगठन के नाम पे ही गल गया। राजनीतिक समूह था ये। तो राजनीतिक समूह में जो नए नए जो राष्ट्रवादी जुड़े थे, साम्यवादी जुड़े थे, उनकी ये एक संगठन थे। तो हमें पढ़ना है कि बोल्शेविक क्रांति के क्या क्या कारण थे। बोल्शेविक क्रांति के क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहले थे कि जो वहाँ का जो शासक था वह अशिक्षित था, निरंकुश था, वह शासन के लायक नहीं था। तो हमें तो ये जानना है कि किसान वर्ग को उन्नति कैसे करना है, नहीं करना है, मजदूरों को रोजगार कैसे देना है। तो उनके जितने भी जो मतलब जार द्वितीय के जो उनके सहयोगी है यानी अफसरशाही जो है, उनके अफसर जो है, उनके जो लगान वसूलने वाले हैं, वह ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो किसानों की जो लगान है उनकी उपज कैसे बढ़ाया जाए, लगान कैसे बढ़ाया जाए। और एक बैक टू बैक मतलब उन पे दबाव डालते हैं कि लगान बेसी किया जाए, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि किसानों की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए, उनकी जो उपज है कैसे दोगुना किया जाए, मजदूरों को रोजगार कैसे दिया जाए। जैसे अभी चल रहा है कि यूरोप में औद्योगिकीकरण चल रहा है, औद्योगिकीकरण चल रहा है, लेकिन जो हमारे जो रूस है उसमें औद्योगिकीकरण जो है वह तेजी से नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे ना फैक्ट्रियाँ लग पा रही हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ लगते तो वहाँ मजदूरों को रोजगार मिलता। उस फैक्ट्री के लिए कच्चे माल की जो जरूरत थी वह किसान द्वारा पूरा किया जाता, तो किसान को भी रोजगार मिल जाता और इन जो मजदूर है उन्हें भी मिल जाता। लेकिन जो भी फैक्ट्रियाँ थी, जो पुराने जो मतलब घरेलू उद्योग थे और छोटे मोटे जो उद्योग थे, फैक्ट्री वगैरह थे, उनमें मजदूरों को अधिक समय तक काम करना पड़ता था, जिससे मजदूर वर्ग और आक्रोशित थे और कम पैसा मिलता था। तो पैसा कम मिलने के कारण तो मजदूर गुस्सा होंगे ही। यही इस बारे में इसमें इसके जो कारण है वो है बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण बताया है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमन राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जो 1917 है, 1917 में से पूर्व यानी उससे पहले जो है रूस का जो शासक था वह रोमन वंश के राजवंश से था। रोमन वंश में था का शासन रूस पे चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो उसका जो शासक आता है उसे जार कहा जाता है। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, यानी ये रोमन वंश के समय से ही जो उसका रूस का जो सम्राट होता था उसे जार कहा जाता था। तो जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में यह क्रांति हो जाता है। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन काल में क्रांति हुई, जो राजा की दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। तो मिलिए सबसे अजूबे एकदम जो रूस के जो शासक है जार निकोलस द्वितीय, उनका मानना है कि जो रूस का जो शासक होता है वह दैवीय अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। दैवीय अधिकार कहने का मतलब है जो वह बोल देंगे, जो वह उनकी इच्छा होगी वही करेंगे, तो ये शासन है, यही उनका अधिकार है, ये उनका सबसे अच्छा अधिकार है, मतलब ऐसे उनका मानना था। लेकिन ऐसा कोई थोड़ी होता है कि जो भी कोई राजा हो वह एकदम से साफ निरंकुश हो, तो वहाँ की जनता आक्रोशित होकर के उनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। जो ये जार निकोलस द्वितीय है वह दैवीय मतलब वह मानता है कि वही ईश्वर है, वह ईश्वर है और वह जो जनता के लिए जो भी कुछ करेगा वह उनकी भलाई के लिए करेगा। तो इस प्रकार से यह जो जार है वह एक निरंकुश हो जाता है। उसे आम लोगों के सुख एवं दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर एवं अकुशल थी। तो जो जार के जो अफसर थे, मतलब उनका जो सहयोगी थे, जैसे उनका जो कोई प्रधानमंत्री होगा वो, जैसे उसका एक लगान वसूलने वाला होगा वो सब उन्हें सलाह नहीं दिया करते थे, वह अयोग्य थे। जितने भी उनके अफसर थे वह सभी अयोग्य थे, जो एक अच्छे शासन के लिए नहीं थे।
जिसके कारण उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। हमारे जो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, जार की निरंकुशता है। निरंकुशता कहने का मतलब इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, ये तानाशाह है। और स्पष्ट अक्षरों में देख रहे हैं कि आप ये लिखा है हो अयोग्य शासन, मतलब ये शासन के योग्य नहीं है। और तो ये जार निकोलस द्वितीय इन सभी पैमानों पे नहीं आता है और न किसानों का सहयोग करता है, जिसके कारण से किसान इसके विद्रोह करते हैं। और दूसरा पॉइंट में है कृषकों की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति कहने का मतलब बहुत बदतर हालत हो चुकी है, किसानों पे बहुत सारा लगान उस पर लगा दिया गया है और उनकी जो फसल है वह अच्छे तरीके से तो हो नहीं रहे हैं। जैसा कि रूस जो है वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ते हैं, तो फसल का नुकसान तो होना ही है और किसानों पे जो अधिक लगान का बोझ है उससे उनकी और समस्या बढ़ जाती है। तो रूस में बहुसंख्यक भाग में कृषक थे, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवा कोई उपाय नहीं मिला। जो किसान तबके के लोग थे उनके पास पूंजी नहीं थे जिससे वह अपने कृषि कार्य में लगाए, उनसे कोई अच्छा मतलब रोजगार उत्पन्न करे। उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, पैसे होते तो वो कर न चुका लेते। तो एक तो उन पे कर का बोझ ही है, उनके पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं होने के कारण उन पे कर का बोझ है, जिससे वह असंतुष्ट हैं। उनकी जो समस्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से वो जो कृषक तबके के लोग हैं वह जो जार निकोलस द्वितीय है उसके खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, बात तो सही है। जिनके पास ना पैसा होगा और उन पे लगातार उन पे कर का बोझ बढ़ता जाएगा तो वह कैसे चुका पाएगा कोई, तो वह एक आंदोलन ही करेगा। तो इसमें लिखा हुआ 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 1861 में जब जो जार निकोलस अलेक्जेंडर जो आया, रूस का जो उसका शासक बना, तो उसने किसानों की जो है वह कृषि दास्ता यानी जो किसान वर्ग के लोग जो जमींदारों के जो दास हुआ करते थे उनको समाप्त कर देता है और किसानों को जमीन पुनः वापस कर देता है। लेकिन जो किसान की स्थिति है वह नहीं सुधरती, क्योंकि जमीन उनके पास है मगर उनके पास तो पूंजी नहीं है जिससे वो खेती कर सके, अच्छे खेती कर सके। तो इस स्थिति के कारण उन्हें उनकी जो समस्या है नहीं सुधर पाती है। मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब मजदूर वर्ग के लोग, उनके पास पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और उस समय सभी जगह पे मतलब औद्योगिकीकरण का जो प्रभाव है वह उच्च स्तर पर था, उच्च स्तर पर था। लेकिन रूस में वो जो औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है वह धीमा चल रहा था। वहाँ पे न फैक्ट्रियाँ लग रहे थे, नए नए फैक्ट्रियाँ लगते तो मजदूरों को रोजगार मिलता, तो मजदूर जो थे वह इतने तो नहीं करते कि वो रूस के में जो क्रांति होता है उसमें भाग नहीं लेते, वो अपने कामों पे जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है रूस में मजदूरों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था लेकिन उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। तो जो मजदूर तबके के लोग हैं वह औद्योगिक क्रांति के कारण एक तो उनके पास रोजगार नहीं है और जहाँ पे रोजगार है वहाँ पे जो मजदूर जा रहे हैं तो उनकी जो काम करने का जो समय है वह 10 घंटे 12 घंटे है, मगर उनको 10 घंटे 12 घंटे के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है पैसा। तो उनकी कम जो मजदूरी दी जा रही थी जिससे वह असंतुष्ट थे और बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, तो वह उनके पास जो कोई काम नहीं था तो वो लोग क्रांति से ही जुड़ गए। मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, अपनी मांग के लिए समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। तो मजदूर तबके का कोई राजनीतिक दल नहीं था, मतलब उनका कोई मजदूर दल नहीं था, कोई न मजदूर का कोई संगठन था जिससे उनकी जो अपनी मांग थी, मतलब जो वो चाह रहे थे कि थोड़ा वेतन बढ़ाया जाए, तो वो बढ़ाने के लिए कोई उनकी मांग रखने के लिए कोई संगठन नहीं था, जिससे वो सभी लोग असंतुष्ट थे। और उनका न संगठन नहीं होने के कारण वो लोग हड़ताल भी नहीं कर पा रहे थे और वे अपनी स्थिति से दुख मतलब संतुष्टि नहीं थे। इसके कारण से उन लोगों ने जब बोल्शेविक संगठन का नाम सुना तो जो मजदूर तबके के लोग हैं वह भी बोल्शेविक संगठन से जुड़ गए और किसान और मजदूरों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। औद्योगिकीकरण की समस्या।
चौथा है औद्योगिकीकरण की समस्या। तो पहले ही हमने बता दिया है कि औद्योगिकीकरण मतलब पूरे यूरोप में चल रहा है कि औद्योगिकीकरण चल रहा है, और उसके बस आधा भाग जो है यूरोप में ही पड़ता है रूस का। तो उस भागों में, ना कि एशिया वाले भागों में कहीं पे भी रूस में औद्योगिकीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा है। औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है वह धीमा है, तो जिससे मजदूरों को तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वही एक औद्योगिकीकरण एक प्रभाव पड़ता है। रूसीकरण की नीति दूसरा है। रूसीकरण की नीति मतलब जो भी लोग हैं वहाँ पे, वहाँ के जो शासक है, जो जार निकोलस द्वितीय है, वह चाहते हैं कि यहाँ पे एक शासक हो, एक उनकी जनता हो और एक ही संविधान हो, ऐसा चाहते हैं, जिससे वहाँ की जो निरंकुशता है वह बढ़ जा रही है। तो यही थी रूसीकरण की नीति कि यह सभी लोगों को रूसीकरण कर दिया जाए और इनको एक तरह के बना दिया जाए, और जो दूसरे तबके के लोग थे, जैसे निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी हत्या वगैरह कर दिया जाए। ये उनकी मंशा थी। तो हमारा छठा पॉइंट है 6 वाला, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटना का प्रभाव सबसे पहला तो औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण पूरे यूरोप में औद्योगिकीकरण उच्च स्तर पे है, और उनसे सटा ही देश है जो रूस है, आधा भाग यूरोप में पड़ता है। तो रूस में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, उस पर औद्योगिकीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी जो स्थिति है वह बैक टू बैक और ख़राब होते जा रही है। और दूसरा 1917, यानी आप सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो ये अभी 1917 चल रहा है, यानी बोल्शेविक क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के लास्ट तक होना प्रारंभ हो गया है। तो 1917 में, अप्रैल 1917 में हो रहा है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ रहा है यूरोप में, तो यूरोप क्या हो रहा है, बैक टू बैक वो हारते जा रहा है, जिससे वहाँ पे महंगाई मतलब उसके जो शासक है उस पर जो कर्ज है वो बढ़ते जा रहा है, रूस पे कर्ज बढ़ते जा रहा है, और उसका प्रभाव किसानों पे और मजदूरों पे पड़ रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है, यही उसके रूस पर विदेश घटना का प्रभाव था। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव एवं बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस में जो है कार्ल मार्क्स हुए। कार्ल मार्क्स है कि वो चाह रहे हैं कि हमारा जो शासक हो वह एक अच्छा शासक हो, जो कृषकों को सहयोग करे, मजदूरों को सहयोग करे, ना कि वह युद्ध में जाए। और बुद्धिजीवियों का योगदान, जो हमने पढ़ा था 5 लोगों के बारे में, कार्ल मार्क्स थे, और जो क्या बोलते हैं उनका जो नाम था वो अभी नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, जिससे उन लोगों ने जो योगदान दिया उसे बोल्शेविक संगठन का निर्माण हुआ है, और बोल्शेविक संगठन का निर्माण हुआ है, जिससे वो लोग एकजुट होकर के अब विद्रोह करेंगे। तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय है। तो सबसे पहला कारण ये प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होना, रूस प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया, जिसके कारण से वहाँ पे मजदूरों की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। यही रूस की बोल्शेविक क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ये थे हमारे ये जो अभी तक हमने पढ़ा वह था बोल्शेविक क्रांति के होने के कारण। अब आगे पढ़ेंगे इसके परिणाम के बारे में, और खूनी रविवार, इन सभी के बारे में, अक्टूबर की क्रांति के बारे में जानेंगे, और रूस के जो ये क्रांति होने के बाद जो नए शासक आएंगे उनकी आर्थिक नीति क्या होगी, इसके बारे में जानना है। तो आप सभी देखना नहीं भूलिएगा, कल से हम लोग लाइव आएंगे नई आर्थिक नीति वाले क्लास से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये सभी आप पढ़ते रहिएगा, और इसके जो पहले से जो नोट्स दिया गया है उसका आप नोट्स बनाएं। इस प्रकार से आप उसे याद भी करते चलिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वह हमारे फरवरी से शुरू हो जाते हैं। तो आज के इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।